नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती इसका अनसॉल्व पेपर लेकर आई हूँ, जो आपको हल करना है और प्रैक्टिस करके देखना है कि आपकी तैयारी कितनी है ना। ये पेपर जो मैं अपलोड कर रही हूँ इस पर, ये इसलिए अपलोड कर रही हूँ कि वे विद्यार्थी जो कोई बुक बैंक खरीद नहीं सकते या अनसॉल्व पेपर्स जो मिलते हैं वो नहीं खरीद सकते, या जिन्हें ऑनलाइन पर अनसॉल्व पेपर ढूंढने में भी प्रॉब्लम होती है, या किसी भी प्रकार की समस्या जिसके कारण उनके पास में अनसॉल्व पेपर नहीं होते हैं सॉल्व करके देखने के लिए, अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, तो उन्हीं के लिए ये मुख्य रूप से मैंने डाला हुआ है। तो आप इस पेपर को हल करने के बाद में देख सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है और आप कितना जो है अच्छे से कर सकते हैं। आप इस पेपर को सॉल्व करने के बाद में इसका पीडीएफ बनाकर मेरे ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। आपको मेरा ईमेल आईडी इस वीडियो के कवर पेज पर अर्थात थंबनेल पर मिल जाएगा। तो उस ईमेल आईडी पर आप अपना सॉल्व पेपर भेजकर और मैं आपको चेक करके बता सकती हूँ कि आपने कितना अच्छा किया है, कितना ठीक किया है। तो आप अच्छे से इसको हल कीजिए और मेरे ईमेल आईडी पर जो है मुझे इसको भेज दीजिए। तो ये जो मैंने जो कल एक पेपर डाला था वो आपका सॉल्व हुआ या नहीं हुआ ये मुझे पता नहीं है, पर सॉल्व कीजिए और जल्दी से जल्दी मुझे मेरे ईमेल आईडी पर भेजिए। और आज ये जो हम दूसरा पेपर है इसको कर रहे हैं, तो आप इसको देख लीजिए। पहला जो विभाग है वह गद्य विभाग है। ठीक है, गद्य विभाग आपको यहाँ पे 20 अंक के लिए दिया हुआ है। इसमें पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये आपको 8 अंक का है और इसके अंदर आपके 8 अंक इस तरीके से विभाजित किए गए। आकृति पूर्ण कीजिए, ये आपको 2 नंबर का दिया गया है। उसके बाद में जो है आपको उसके बाद में कारण लिखिए, ये आपको 2 नंबर का दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद में आपको तीसरा दिया है गद्यांश में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए, ये आपको 1 नंबर का दिया है। और शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, 3 का क्वेश्चन नंबर 3 में दूसरा नंबर, ये भी आपको 1 नंबर का दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये नंबर देख सकते हैं। और शकुन, अब शकुन के बारे में अपने विचार लिखे, ये आपको 2 नंबर का दिया हुआ है। इस तरह से ये 8 नंबर जो है डिवाइड किए गए हैं। अब आगे का जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से कि निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अब यहाँ पे ये भी 8 नंबर में डिवाइडेड है, तो 8 और 8 16 हो गए हैं ना। अब देखते हैं ये 8 नंबर कैसे डिवाइड किए हैं, तो ये भी सेम वैसे ही है कि आकृति पूर्ण कीजिए 2 नंबर के लिए, दूसरा नंबर संजाल पूर्ण कीजिए, ये भी 2 नंबर के लिए, तीसरा नंबर निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, ये 1 नंबर के लिए। यानी ये जो 2 विलोम शब्द दिए ना, ये आपको आधे आधे नंबर के दिए है ना। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के वचन पहचान कर लिखिए, ये भी आपको 1 नंबर का, यानी दोनों आधे आधे नंबर के। फिर चौथा नंबर प्रश्न आपको दिया है महिलाओं को गहनों का शौक विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। ये आपको कितने मार्क्स का दिया है, 2 नंबर का। तो 2 नंबर का 25 से 30 यानी 5 से 6 लाइनों में आपको अच्छे से इसको लिखना है। अच्छा, 5 से 6 लाइनें लिखना है, यानी पूरे पूरे अच्छे विचार जो है आपको पहली लाइन से ही शुरू करना है। यानी पहली लाइन में कुछ भी फालतू लिखते हुए फिर वो मेन मुद्दे पर आते आते तीसरी चौथी लाइन हो जाती है, वैसा नहीं होना चाहिए, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें प्रश्न 1 दिया ई, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो जो अपठित गद्यांश है ये आपको जो है 4 मार्क्स के लिए आया है ना, 4 नंबर है इसके, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल 4 मार्क्स जो इसके हैं ये किस तरीके से इन्होंने डिवाइड किए हैं, आइए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए, तो आकृति पूर्ण कीजिए 1 नंबर के लिए है, आधे आधे मार्क्स के दोनों हैं। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है पलाश के फूल में परागण की क्रिया इनके द्वारा होती है, ये भी आपको 1 नंबर का, यानी आधे आधे नंबर के 2 दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में दिया है वृक्षारोपण का महत्व,
विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। अब वृक्षारोपण का महत्व ही आपको 2 नंबर का दिया गया है, वही आपको 5 से 6 लाइनों में, और अच्छे विचार आपके इसमें अच्छे से पहली लाइन से शुरू करके लिखना है। अब जो दूसरा विभाग है, यहाँ से हमारा दूसरा विभाग शुरू हो जाता है ना। और दूसरा विभाग आपको जो है पहले विभाग से कम मार्क्स का है। पहला विभाग आपको 20 नंबर का था, जिसमें गद्य यानी जो भी कहानियाँ, उपन्यास या बड़ी बड़ी जो भी लेख है वो थे, वो 20 नंबर के थे। लेकिन आपको पद्य विभाग जो है वो सिर्फ 12 अंकों का दिया गया है, और इसमें 2 पद्य आएंगे 6-6 अंक के। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको। अब इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अब ये जो है पढ़ने के बाद में आप देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया है, आकृति पूर्ण कीजिए। इसमें 2 नंबर का दिया हुआ है आपको। इसमें कवि के अनुसार ऐसे लिखो, ये 4 आपको लिखना है। एक एक जो इसका पॉइंट है ये आधे आधे मार्क्स का है ना। ऐसे करके इसके 2 मार्क हो जाते हैं, ये आधा, फिर ये वाला आधा, ये वाला आधा और ये वाला आधा, दोनों मिला के 1, दोनों मिला के 1 प्लस करेंगे, ये वाले 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिवाइड किया गया है। आगे का देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। ये दोनों भी आधे आधे मार्क्स के लिए आपको दिए गए, 1 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। ये भी आपको 1 नंबर का दिया है, अर्थात आधे आधे नंबर के जो है दोनों हैं। और लास्ट में दिया है, उपर्युक्त पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। ये आपको 2 नंबर का यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा पद्यांश का पहला ये शुरू हो गया। अब यहाँ पे पद्यांश का दूसरा भाग दिया है, वो भी हमें कितने मार्क्स का दिया हुआ है, 6 मार्क्स का दिया। इस तरीके से पद्यांश के जो है 12 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। तो देखते हैं कि 12 नंबर, ये 6 नंबर इस तरीके से दिए कि कृति पूर्ण कीजिए, 2 नंबर का, यानी आधे आधे नंबर के चारों क्वेश्चन है। मन डर रहा है इनका वगैरह, यहाँ से लेके 4 नंबर, 2 नंबर है इन 4 पॉइंट्स के, यानी ये ईच पॉइंट हाफ मार्क्स का। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे। आगे का आप देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। ये भी क्वेश्चन जो है आपको क्या है, 2 मार्क्स का दिया हुआ है। ठीक है, तत्सम शब्द, अब देखिए ये भी हाफ हाफ में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। फिर कितने हो गए, 6-6-12, और यहाँ पे 2 नंबर का आपको दिया हुआ है, प्रस्तुत पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। और ये प्रश्न आपको दिया हुआ है 2 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे आपके 14 नंबर जो है पद्य विभाग के, अर्थात कविता वाला जो विभाग है, पोयम वाला, उसके कंप्लीट हो जाते। यानी गद्य विभाग आपको कितने नंबर का था, 20 नंबर का, और पद्य विभाग यानी पोयम वाला विभाग आपको कितने नंबर का था, 14 मार्क्स का, 14 नंबर का। अब आपको पूरक पठन आया है, ये पूरक पठन के आपको मिलते हैं 8 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स। ठीक है, और इसमें पहला प्रश्न हमको 4 नंबर के लिए दिया, वो है, निम्नलिखित पठित निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये पद्यांश आपको पढ़ना है, और उसके बाद में ये पद्यांश इधर तक है ना पूरा, ये यहाँ तक पूरा। इसके बाद में जो है आपको इसके ऊपर दिए गए जो भी प्रश्न हैं उसको हल करना है। देखिए, पहला प्रश्न दिया है 2 नंबर का, संजाल पूर्ण कीजिए। इस संजाल पूर्ण कीजिए में सब हाफ हाफ मार्क्स के, ये हाफ मार्क्स, ये हाफ और ये हाफ, तो ईच हाफ मार्क्स इज इक्वल टू 2 मार्क्स, है ना। इस तरीके से हो जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया है इसमें कि भ्रष्टाचार एक कलंक विषय पर अपने 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। ये आपको 2 नंबर का दिया हुआ है, और इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है। 25 से 30 शब्दों में लिखने के लिए छोटा सा एक आपको निबंध दिया हुआ है। तो निबंध यानी व्याकरण विभाग ऐसा डालेंगे ना कि हिंदी व्याकरण, डॉक्टर कीर्तिज हिंदी की दुनिया, हिंदी व्याकरण, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। एक पूरा PDF बना हुआ है, आपको उसमें सारे जितने भी ग्रामेटिकल पोर्शन है सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। में निबंध लेखन हो, चाहे वो उपायोजित लेखन हो, चाहे वो भाषा अध्ययन हो, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं, ये जो पूरक पठन है, ये सारा कुछ मैं उसी के अंदर दे देती हूँ। उसको मैंने नाम दिया हुआ है व्याकरण विभाग, है ना, हिंदी व्याकरण। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये भी 4 नंबर का है। तो आपको अब समझ में आया कि जो आपको यहाँ पे पूरक पठन आता है ना, तो आपके बुक में ऐसे कुछ लेसन होते हैं, वो पूरक पठन के अंतर्गत आते हैं। स्थूल वाचन जिसको बोलते हैं उसके अंतर्गत आते हैं, और पोयम के अंतर्गत भी कोई पोयम ऐसी होती है जो स्थूल वाचन या पूरक पठन के अंतर्गत आती है। तो वो यहाँ पर जो है आपको टोटल 8 मार्क्स का आता है, यानी पोयम आपको 4 मार्क्स की, और वो पूरक पठन वाला जो गद्य है यानी वो आपको 4 मार्क्स का। ऐसे 8 मार्क्स यहाँ पे हमारे पूरक पठन से जो है कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब देखते हैं ये वाली जो लाइनें दी है, मन की पीड़ा, छाई बन बादल बरसी आंखें, इनमें जो आपको पहला प्रश्न दिया है ये 2 नंबर का है, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। और दूसरा प्रश्न जो है आपको दिया हुआ है, आँखें देखने के अलावा और भी कई तरह के काम करती है, इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। ये भी आपको 2 नंबर के लिए दिया है। तो यहाँ पे आपके पूरक पठन के जो है 4 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। अब भाषा अध्ययन की तरफ जाते हैं। जैसे ही हम भाषा अध्ययन का नाम लेते हैं तो भाषा अध्ययन से जो आपका पेपर शुरू होता है वो पूरी तरीके से आखिरी तक 5वें विभाग तक, चौथा और 5वां विभाग जो है, यानी मेरे हिसाब से देखा जाए तो तीसरा विभाग भी है ना, तीसरे विभाग में भी जो प्रश्न आते हैं वो थोड़े से ग्रामर से संबंधित होते हैं। तो भाषा अध्ययन और आखिरी वाला जो उपायोजित लेखन है ये पूरी तरीके से हिंदी व्याकरण के ऊपर जो है आधारित होता है। तो अब आप बहुत से बच्चे क्या करते हैं, भाषा अध्ययन की तैयारी अच्छे से नहीं करते, लेकिन उपायोजित लेखन की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो उपायोजित लेखन से भी आप पेपर लिखना शुरू कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप तो पहले विभाग से पहला विभाग, दूसरा विभाग, तीसरा विभाग और चौथा विभाग इस तरीके से तैयारी कर लीजिए, या फिर 5वां विभाग, चौथा विभाग, तीसरा विभाग, दूसरा विभाग और लास्ट में पहला विभाग, इस तरीके से तैयारी कीजिए, या इस तरीके से मतलब पेपर को सॉल्व कीजिए। आपके हाथ में आप कैसा पेपर सॉल्व करना चाहते हैं। तो अब चौथा विभाग जो है वो है भाषा अध्ययन अर्थात व्याकरण का, जो आपको 14 मार्क्स का जो है यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये 14 मार्क्स कैसे डिवाइड किए गए हैं, तो हर एक मार्क्स क्वेश्चन को आपको यहाँ पे 1 मार्क्स दिखाई देंगे। ठीक है, इस तरीके से अधोरेखित शब्द का भेद, तो ये अधोरेखित यानी अंडरलाइन जिसको किया गया है उसको अधोरेखांकित बोला गया है। ठीक है, 1 मार्क का। निम्नलिखित अवयवों में से किसी एक अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए, 1 नंबर का है ना, कोई एक ही प्रश्न करना है। उसके बाद में देखिए आप कृति पूर्ण कीजिए, 2 में से कोई एक संधि विच्छेद के 2 प्रकार आपको दिए जाते हैं पेपर में। या तो आप संधि विच्छेद आपको अच्छे से करना आता है तो ये वाला विभाग कीजिए, संधि विच्छेद और संधि का नाम लिख दीजिए। या फिर आपको संधि विच्छेद करना ठीक से नहीं आता तो यहाँ विच्छेद दिया हुआ है, अब इसका कौन सा वर्ड बना है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, और यहाँ पे संधि का नाम लिख दीजिए। संधि का भेद यानी संधि का नाम, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है, इस तरीके से। और यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, ये बनाना है, ये, और यहाँ आपको ये दिया हुआ है और ये बनाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको कोई भी आप अथवा यहाँ दिया हुआ है कोई एक सॉल्व कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक सहायक क्रिया को पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। सहायक क्रिया और मूल रूप, अब सहायक क्रिया क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, है ना, उसके साथ में उसका मूल रूप। तो आप सहायक क्रिया ढूंढेंगे, उस सहायक क्रिया को यहाँ लिखेंगे और उसका मूल रूप जो है वो यहाँ लिखेंगे। 5वां क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर के लिए। देखिए, इसमें निम्नलिखित में से एक क्रिया का प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। यहाँ पे क्रिया दी हुई है, उसके दोनों के आपको यहाँ पे रूप लिखना है। अब ये 1 नंबर यानी दोनों क्या है, किसी एक। अब यहाँ प्रश्न आप ठीक से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। किसी एक, आप इसका लिखिए या इसका लिखिए, दोनों में से कोई एक। तो एक जो है 1 मार्क का है, तो यहाँ पे प्रथम प्रेरणार्थक जो है उसका आधा नंबर आपको मिलेगा, और द्वितीय प्रेरणार्थक जो है उसका आधा नंबर मिलेगा, क्योंकि इनमें से या तो ये करना है आपको या तो ये, क्योंकि यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक ऐसा लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब मुहावरे का अर्थ भी लिखना है और वाक्यों में प्रयोग भी करना है, तो अर्थ के आधा नंबर है और वाक्य का जो आप वाक्य बनाएंगे उसका आधा नंबर है। इस तरीके से ये 1 नंबर कंप्लीट होता है। तो आप इन दोनों में से चंपत होना या ठेस लगना, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। अथवा
अगर आपको मुहावरा नहीं करना है तो फिर आप लिखेंगे अधोरेखित लेखांकित वाक्यांश। अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। अब देखिए, घुमा फिरा के बात मुहावरे की, आप या तो ये वाला मुहावरा सॉल्व कर लीजिए या फिर आप यहाँ पे मुहावरा ढूंढ लीजिए, दोनों में से कुछ भी एक। रमेश के लिए तैरकर नदी पार करना बहुत सरल है। बहुत सरल में जो है अंडरलाइन किया हुआ, इन दोनों में से कौन सा उसके लिए फिट बैठेगा वो शब्द यहाँ लिखना है और फिर से ये सेंटेंस ऐसा ही लिखकर, और ये बहुत सरल की जगह इन दोनों में से जो सही है वो लिखकर और है आगे लिखकर पूरा वाक्य वैसे ही लिख देना है। उसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, वाक्य फिर से लिखना है। सिर्फ आप सोचेंगे कि अंडरलाइन की जगह जो शब्द आ रहा है वो लिखकर और इन दोनों में से कोई एक शब्द लिखकर उसको आंसर के रूप में कर देंगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारकों में से कोई एक कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। अब यहाँ पे जो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं इनमें से आपको कारक पहचानना है। कारक आएंगे तो आप कर सकते हैं आराम से। अब यहाँ पे देखिए, कोई एक, ठीक है, ये करो या फिर ये करो। कारक का चिन्ह पहचानो या फिर कारक का भेद यानी नाम, जहाँ पे भी भेद आता है ना वहाँ उसका नाम लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर, निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य को फिर से लिखिए। तो उचित विराम चिन्ह का प्रयोग आपको यहाँ पे करना है। विराम चिन्ह ये या फिर ऐसा या फिर क्वेश्चन मार्क, या बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं जो मैंने डाले हुए हैं वीडियो में, आप देख सकते हैं। आपके जिस लेसन में आए हैं उसके पीछे का जो भी बुक बैंक है उसमें आए हुए हमने कंप्लीट किए हुए। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। अब यहाँ पे ये सूचना दी हुई है, इसके अनुसार परिवर्तन करना है। क्या परिवर्तन करना है? काल यानी कि टाइम, ठीक है, यानी कि टेंस। इंग्लिश में आप देखेंगे तो टेंस। अब इनमें से किन्हीं दो का, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 मार्क्स का है क्वेश्चन, कोई भी दो कीजिए इन 3 में से। इसको सामान्य भूतकाल में बदलना है, इसको अपूर्ण वर्तमान काल में बदलना है और इसको सामान्य भूतकाल में बदलना है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार पहचान कर लिखिए। अब यहाँ पे रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार, एक ही वाक्य दिया है, 1 नंबर का है पूरा, ठीक है। वाक्य का प्रकार का पहचानना है और उसका नाम लिखना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ पे वाक्य को अर्थ के आधार पर पहचानना है। अब इसमें आज्ञार्थक, विस्मयार्थक वाक्य, ये दोनों आपको क्या करना है? परिवर्तन करना है। अब यहाँ पे जो ये वाक्य दिया हुआ है ना, अब राज प्रथा मिट गई है, तो अब राज प्रथा मिट गई है, इसको आज्ञार्थक वाक्य में बदलो। 5 रुपए का एक भुट्टा विस्मयार्थक वाक्य में बदलो। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। इसमें कुछ ना कुछ जो है अशुद्ध है, उसको आपको शुद्ध करना है। कोई भी 2, ये आपको 2 नंबर का, एक जो है 1 नंबर का। उपायोजित लेखन आप देखेंगे सबसे ज़्यादा नंबर आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये 26 मार्क्स को कवर करता है। ग्रामर आप लोग पढ़ते हैं और पेपर में जब आप शुरू से स्टार्ट करते हैं ना, तो मेरा मानना इस तरीके से कि आप जब शुरू से पेपर शुरू करते हैं, विभाग 1, विभाग 2, विभाग 3, विभाग 4, विभाग 5, तो पहले 3 विभाग करने तक आपका जो दिमाग होता है ना वो इतना ज़्यादा खाली हो जाता है या इतना थक जाता है कि आप फिर चौथा विभाग और 5वां विभाग जो है ना उसमें जितना भी किया हुआ है या तो भूल जाते हैं या फिर करते समय गलतियां कर देते हैं, या फिर लिख के आप इतना थक जाते हैं कि जो उपायोजित विभाग में 26 नंबर का जो क्वेश्चन रहते हैं टोटल, इनको लिखते समय आप थके हुए रहते हैं। फिर आप जो है हाथ भी दुख रहे होते हैं, दिमाग भी जो है थका हुआ है, तो फिर जो भी जैसे भी है बस लिख के उसको कंप्लीट करना है और पेपर दे देना है। और यहाँ आने के बाद टेंशन टाइमिंग का भी हो जाता है कि अब टाइम भी कम बचा है और लिखना भी है बहुत सारा, क्योंकि ऊपर तो 1 नंबर का, एक शब्द का, उसको सोचने में आप समय बर्बाद कर देते हैं अगर नहीं आ रहा है तो। लेकिन यहाँ पे जो है समय की कमी पड़ जाती है, क्योंकि इस विभाग पर आते आते आपका दिमाग भी थक जाता है और हाथ भी थक जाता है। इसलिए मुझे जहाँ तक मैं समझती हूँ कि आपको विभाग 5 से शुरू करना चाहिए, तो 26 जो नंबर है ये आपको खूब अच्छे से मिल जाए और इसमें सटीक लिखना है।
यानी जितने शब्दों में बोला है उतने ही शब्दों में बोलकर आगे लिखकर आगे बढ़ जाना है, तो जिससे कि कम समय में जो है आप इसको सॉल्व कर सके। अब इसके अंदर आपको कौन से विभाग को कितना समय देना चाहिए, ये सब, और किस तरीके से उसको सॉल्व करना चाहिए, ये सब पर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। मुझे थोड़ा सा फुर्सत मिल जाए बस मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको डालने वाली हूँ, तो आप उसको देखकर तैयारी कर सकते हैं। उपयोजित लेखन का आप देख रहे हैं पहला ही प्रश्न जो है 5 नंबर का है। 5 नंबर का है पत्र लेखन। अब इसमें आपको ये पत्र लेखन पहला दिया है, आपको ये वाला नहीं करना है, तो यहाँ अथवा के बाद में ये वाला दिया है, आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। उसके बाद में आपको दिया है गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति, यानी यहाँ पर आपको गद्य आकलन जो है परिच्छेद पढ़कर उसके नीचे उत्तर दिए। देखिए ये बिल्कुल चाहिए, ईजी रहता है। यहाँ पे 4 नंबर आपको एकदम इसमें से आंसर ढूंढ के लिखना है, ऐसे मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वृत्तांत लेखन जो है फिर आपको वृत्तांत लेखन 5 नंबर का आ जाता है, ठीक है। और इसको कितने में लिखना है, 60 से 70 शब्दों में लिखना है। तो वैसे 60 से 70 जो है अगर नॉर्मल हैंड राइटिंग लिखेंगे तो 6 से 7 लाइन में आ जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम के समय दूर दूर लिखना है, बड़े बड़े अक्षर लिखना है, ये करके जब आप भरने की कोशिश करते हैं तो ये आपका फॉर्मूला फेल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कम से कम 10 लाइनों में इसके आंसर को लिखना है, ठीक है। तब जाके 60 से 70 जो है शब्द पूरे हो जाएंगे। अब 60 से 70 शब्दों में जब आप लिखने के लिए जाते हैं वृत्तांत लेखन को, तो आपको पहली लाइन में थोड़ा करते हुए जो है दूसरी लाइन से पकड़ बिठा लेना है और 10वीं लाइन तक उसको ख़त्म कर देना है, तभी आप इसको खूब अच्छे से लिख पाएंगे। अथवा अगर आपको वृत्तांत लेखन नहीं लिखना है तो कहानी लेखन भी जो है वो भी यहाँ पर जो है 5 मार्क्स का दिया हुआ है, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ मुद्दे दिए हुए आपको, और बीच में जो डैश लगा हुआ है, इन डैश की जगह पे आपको अपने विचार लिखकर कहानी को कंप्लीट कर देना है। तो कहानी को सबसे पहले क्या होना चाहिए, कहानी लेखन करने के लिए कहानी के इन वर्ड्स को पढ़ लीजिए। इन वर्ड्स को आपस में जब आप जोड़ेंगे ना तो ये अपने आप में एक कहानी बन जाती है। एक सुंदर वन, इंद्र का आगमन, वन का सौंदर्य, यानी एक सुंदर वन, उसमें इंद्र का आगमन हुआ, वन का सौंदर्य उन्होंने देखा, सूखे पेड़ पर तोतों को देखना, उनको देखा, सवाल पूछे उनसे, तोतों का जवाब देखा, फिर इंद्र का वरदान, उन्होंने क्या वरदान दिया, उससे हमको क्या सीख मिलती है। ये हमको ये तरीका होना चाहिए हमारी कहानी को पढ़ने का, है ना, कहानी के मुद्दों को। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञापन लेखन जो आपको फिर से 5 नंबर का दिया हुआ है। विज्ञापन सब कुछ दिया हुआ है, जगह पे फिट बिठाना है। पत्रिका का नाम फटाक से सोच के लिख देना है, कोई ये नहीं करना है कि यही होना चाहिए वही होना चाहिए। आपको जो है मासिक पत्रिका यानी कोई किताब का नाम देना है, तो आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आए, आपके पाठ्य पुस्तक में से कोई किताब होती है उससे रिलेटेड आप नाम उसमें डाल के अलग हो सकते हैं, या आप कोई मैगजीन पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, वो नाम दे के आप यहाँ पे अलग हो सकते हैं। खूब सोचने की ज़रूरत नहीं है। विभिन्न सामग्रियों की जानकारी, आपको सामग्री कौन सी किताबें मंगाना है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है आप अपने विषय से संबंधित किताबें मंगा लीजिए, ठीक है। अगर आपको जानकारी है दूसरी किताबों की, आप दूसरी किताबें मंगा लीजिए। आपको 1 2 3 4 करके जो भी किताब है वो लिखना है, किस आयु वर्ग के लिए, तो आयु वर्ग यानी उम्र लिखना है इसमें, पता यानी एड्रेस, मूल्य यानी उस किताब की वार्षिक शुल्क, अब यहाँ पे मासिक त्रैमासिक जो भी है वो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक किताब मंगाना है, दो किताब मंगाना है, क्या है वो क्वेश्चन आपको पढ़ के देखना पड़ेगा कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पर एक नई मासिक पत्रिका के प्रचार के लिए 50 से 60 शब्दों में, एक ही मासिका है, एक ही मासिक पत्रिका है, उसका नाम देना है और उसके प्रचार करने के लिए विभिन्न सामग्री आप कौन सी यूज़ कर सकते हो, उस किताब की विशेषताएं बताना है। ये किताब को कौन सी आयु वर्ग के लोग पढ़ सकते हैं वो बताना है, पता ये किताब कहाँ मिलेगी वो बताना है, इस किताब का मूल्य कितना है ये बताना है। अगर त्रैमासिक, मासिक, 6 माही या साल भर इनके लिए आप पैसा भरते हैं तो उसका कितना पैसा होगा वो भी बता सकते हैं। साथ ही साथ त्रैमासिक के कितने आवर्तन मिलेंगे, 6 मासिक के कितने मिलेंगे, ये भी आप उसमें लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है निबंध लेखन के अंतर्गत, और वह है 7 मार्क का, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए आप कि आपके 7 मार्क्स जो है निबंध के हैं, यानी आप 7 मार्क्स से जो है आपका पेपर जो है यहाँ पे इसको लिखेंगे तो 7 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें कंप्यूटर एक वरदान, भ्रष्टाचार एक भस्मासुर और एक छात्र की आत्मकथा, ये जो तीनों चीज़ें हैं, भ्रष्टाचार एक भस्मासुर यानी यहाँ पे भ्रष्टाचार एक कलंक, अगर वो पढ़ते हैं तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कंप्यूटर एक वरदान बिल्कुल मैंने दिया हुआ है आपको निबंध लेखन के अंतर्गत, ये तीनों टॉपिक मेरे जो है कवर किए हुए हैं।
आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं या फिर अपने हिसाब से भी इसको तैयार किया जा सकता है। अब आप बड़े हो गए हैं, 10वीं क्लास में पहुँच गए हैं, आप अपने मन से भी इन निबंधों को लिख सकते हैं, खूब अच्छे से लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको ये अनसॉल्व पेपर कैसा लगा? आप इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी से जल्दी मुझे मेरे ईमेल आईडी पर भेज दीजिए। मैं आपको चेक करके बता देती हूँ आप कितने मार्क्स उसके अंदर प्राप्त कर सकते हैं। और आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। इसी के साथ में मिलती हूँ फिर से एक नया अनसॉल्व पेपर लेकर आपके लिए जल्दी ही। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।